सर ये लोग जो हैं सुभाष चौक पे एक डॉक्टर हैं मनीष मिश्रा के बड़े भाई हैं मनोज मिश्रा, जो कि इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। उनकी बेटी है श्रुति मिश्रा। उस लड़की से मेरे छोटे भाई प्रमोद का प्रेम प्रसंग था। हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। घटना होने की वजह तो ये है कि जो लड़की के माता पिता हैं उन्हें ये बात पसंद नहीं थी बिल्कुल भी कि हमारी लड़की का इस फलाने लड़के के साथ प्रेम प्रसंग है। वो मतलब रजामंद नहीं थे उसके लिए, तो वो चाहते नहीं थे और ये दोनों चाहते थे, लड़की और लड़का दोनों। तो इस मामले के वजह से ही उन्होंने मेरे भाई के साथ ये करा। क्या इससे पहले आपके भाई को कभी धमकाया गया, किसी तरह से उसके साथ बदतमीजी हुई, या ये सिलसिला जो चल रहा था वो आपके भाई ने आपको कभी इसके बारे में इत्तला किया? नहीं सर, उसने कभी इससे पहले हमें कभी ये चीज़ें नहीं बताई कि उसके साथ क्या हो रहा है, बट उसने बताया कि उससे पहले भी उसे 1-2 बार कुछ ऐसे लोगों ने धमकाया जिनको वो नहीं जानता। कथित तौर पर आप कह रहे हैं कि उनकी हत्या की गई है। मैं जानना चाहूंगा जिस दिन हत्या हुई थी उसके बाद का प्रकरण क्या हुआ? क्या आपने किसी थाने में मुकदमा दर्ज किया अपने नियर बाय थाने? जी सर, जिस दिन हत्या हुई थी सर, मैं उस दिन अपनी ड्यूटी पे था। नहीं, आप हत्या क्यों कह रहे हैं? आपके भाई ने आग लगाई, कैसे आग लगी इसका कोई कुछ है? कहाँ से आग लगी? घर के अंदर आग लगी, घर से बाहर जलता हुआ आया, या जो बाहर जगह थी मैं आपको सर उस उस दिन का सारा जो मामला है मैं बोलता हूँ रिपीटेड, आप सबको क्लियर हो जाएगी। मैं ड्यूटी पे था, तो मैं ड्यूटी पे था, मुझे फ़ोन आया, मैं अपना काम कर रहा था निश्चिंत तरीके से। तो मेरे को एक फ़ोन आता है कि ये सुरेश जो हैं प्रवृत्ति कॉलोनी चौकी के, कि तेरे भाई ने आग लगा ली है, तू जल्दी आ जा। मैं वहाँ पे गया। जब मैं वहाँ पे भाग करके गया, अपने भाई को भी फ़ोन किया, तो मैंने जब वहाँ पे जाके देखा तो सुरेंद्र बढ़ाना के ऑफिस के पास, जो कि होली फेथ स्कूल के सामने है, वहाँ पे मेरा भाई जला हुआ बैठा हुआ है। वहाँ पे 112 नंबर इनोवा गाड़ी भी खड़ी हुई है, पुलिस वाले खड़े हुए हैं, पब्लिक तमाशा देख रही है। मेरा भाई वहाँ पे हाय हाय करके चिल्ला रहा है। मेरे भाई के पास जैसे ही मैं पहुँचा तो मैं हक्का बक्का रह गया, ये क्या हो गया। मैंने अपने भाई से पूछा ये क्या हुआ। कह रहा भाई अभी मेरे से कुछ मत पूछ, मैं पूरा जला हुआ हूँ, मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे हॉस्पिटल ले चल जल्दी। फिर मैंने पुलिस वालों से पूछा, मैंने कहा सर ये क्या हो गया। कह रहा तेरे भाई ने खुद आग लगाई है। मैंने बोला, मैंने प्रमोद की तरफ देखा, मैं प्रमोद ये क्या हुआ। कह रहा भाई मैंने नहीं लगाई, इन लोगों ने मुझे धोखे से घर बुलाया। मैंने कहा, फिर पुलिस वाले ने मुझे धमकाया, मेरे भाई को धमकाया, और मेरा भाई को पुलिस वाला मारने के लिए भगा। मैं उस टाइम, हाँ जले हुए भाई को, मैं काफ़ी परेशान था। फिर मैंने तुरंत ही, मेरे भाई ने ये बताया कि भाई मुझे जलाया, जलने के बाद भी मिश्रा जी ने, मनोज मिश्रा और उसकी वाइफ ने मुझे चप्पलों से पीटा है। लड़का कितना दूर पे था घर से, फासला क्या रहा होगा? जैसे यहाँ पे लड़की का दरवाजा है और जो वो चेयर पड़ी इतनी दूर, 4-6 बस बिल्कुल उसके दरवाजे की सारी घटना है। 15 फुट। तो मैंने अपने भाई से वही पूछा। मैं बहुत शॉक्ड हो गया था, बहुत परेशान था, तो मैं एक वीडियो भी नहीं बना पाया। लेकिन मैंने पुलिस से पूछा एक सवाल कि मेरा भाई इतनी बुरी स्थिति में है, जो भी बात हुई है, सबसे पहले इसको कोई फर्स्ट एड, कोई एम्बुलेंस वगैरह, उन्होंने कहा आ रही है। फिर मैं अपने भाई के पास बैठा, मैंने कहा बता तेरी हालत। कहता मेरे को यहाँ पे बुलाया गया, मेरे को कई दिन से ये लोग बुला रहे थे, लेकिन मैं डर के मारे आ नहीं रहा था, क्योंकि मेरा जो इनसे मामला है। मैंने कहा तूने मुझे लड़की बुला रही है मैसेंजर में, मैंने कहा मार रहे हैं, मर जाऊंगी मैं। तूने कभी पहले क्यों नहीं बताया मेरे को। कह रहा भाई मेरे को तेरे से डर लगता था, तू मेरा बड़ा भाई है। मैं यहाँ पे आया तो इन लोगों ने कहा कि हम बाहर से बात नहीं करेंगे, तू अंदर आए, ऐसी हमारी इज्जत है, ये है वो है। मैं अंदर गया, अंदर जा करके इन्होंने मेरे से पूछा कि हाँ भाई तू क्या चाहता है। मैंने बोला कि अगर तुम अपनी बेटी का खुशी खुशी मेरे को हाथ देना चाहते हो तो मैं इसके साथ अपना जीवन बिता लूँगा। अगर आप नहीं चाहते हो, आपको ये बात अच्छी नहीं लग रही है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप फिर मुझे और अपनी बेटी को परेशान मत करो, क्योंकि आप इस बात को लेकर के मेरे को भी परेशान कर रहे हो बाहर, और घर में अपनी बेटी को भी मारते पीटते हो, है ना। तो उस लड़की के बार बार फ़ोन आते थे, मैसेज आते थे कि मेरे को मार रहे हैं, प्रमोद मुझे ले जाए यहाँ से, मैं नहीं रहना चाहती, ये मेरे माता पिता मेरे को मार देंगे, ऐसे करके फ़ोन आते थे। तो जब ये अंदर गया तो इन लोगों ने, जब मेरे भाई ने शादी की बात करी तो ये लोग भड़क गए, इससे गाली गलौज करने लगे। तो मेरे भाई ने बोला कि जब मेरी कोई यहाँ पे ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो उसको कुछ लगा कि यहाँ पे कुछ गलत हो सकता है, तो वो वहाँ से वापस जाने लगा। तो इन लोगों ने फिर उसे गाली गलौज करके बुला कह के वहीं रोकने की कोशिश करी, तो ये फिर वहाँ से निकलने लगा अंदर से। तो इन लोगों ने कुछ पेट्रोल था खुले बर्तन में, जो कि एकदम से ऐसे पीछे से डाला कि भाई को लगा कि मैं गीला हो गया हूँ। तो उसको ये लगा कि मैं जैसे ये कुछ मारने की कोशिश करें तो किसी में बर्तन में कोई पानी वानी कुछ ऐसा होगा, लेकिन जब इसे सूंघा तो उसमें पेट्रोल था। तो ये इनका सारा वो जान गया कि क्या करना चाहते हैं। इन्होंने अंदर से कुंडी लगाई हुई थी दरवाजे की, वो टूटा सा दरवाज़ा। इसने उस दरवाजे को जैसे खोलने की कोशिश करी, इतने में इसको आग लग चुकी थी पीछे से। फिर भी ये भागा, इसने सोचा कि मैं तो अंदर ही मर जाऊंगा जब जल रहा हूँ। तो
बाहर कोई मुझे बचाएगा उससे। जब ये गेट से ऐसे घुसा तो निकलते के साथ ही इनके कोने पे ही ये चिल्लाता रहा, कोई आसपास नहीं आया क्योंकि आग बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो उसके बाद फिर ये वहीं जल करके गिर गया। तब किसी आस पड़ोस के लोगों ने, जब इसकी आग थोड़ी सी कम हो गई, तब किसी ने इसे बुझाने की कोशिश करी। इसके शरीर के सारे कपड़े जल चुके थे। एडिडास के नए जूते पहने हुए थे ओरिजिनल वाले, वो भी पूरे जल गए थे। इसके शरीर पे बस एक अंडरवियर का थोड़ा सा ऐसा बचा हुआ था, बाकी पूरा शरीर इसका जल चुका था। फिर मैंने अपने भाई को बोला, मैंने कहा अब बता। तो मेरे भाई ने बताया मेरे को सबसे पहले मेरे को फर्स्ट एड करवाओ, मेरे को इलाज कराओ, मैं मर जाऊँगा वरना है ही। फिर मैंने पुलिस वालों की तरफ देखा, मैं कि तुम्हारी कहाँ है एम्बुलेंस? तो पुलिस वाले कह रहे आ रही है। तब फिर पास में मेरे एक दोस्त की गाड़ी खड़ी थी, मैंने उसको फ़ोन करा, मुझे तेरी गाड़ी चाहिए, मेरे भाई के साथ कुछ घटना हो गई है। तब मैंने अपनी वहाँ बाइक खड़ी करी, अपने दोस्त की गाड़ी लेकर के अपने भाई को बीके के लिए रवाना हुआ। वहीं पे मैंने पर्वतीय कॉलोनी चौकी पे गाड़ी रोकी और उसी पुलिस वाले को बोला जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था, मैंने कहा मेरे भाई की एक FIR लिख लो, फिर पता नहीं मेरे भाई के साथ आगे जाके क्या हो जाए क्योंकि पूरा जल चुका है। उन लोगों ने कहा इसका हमने सब कुछ कर लिया, तुम यहाँ से लेके जाओ इसको अस्पताल। मेरे को कुछ शक लगा, फिर मैंने सबसे पहले बीके जाके एक फर्स्ट एड करवाई, MLR कटवाई। फिर उन्होंने उसे सफदरजंग रेफ़र किया भाई को। सफदरजंग रेफ़र करते समय डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, तेरा भाई बच जाएगा, टेंशन मत ले, पूरा जल भी गया है लेकिन इसको 6-7 महीने लगेंगे ठीक होने में, अगर ढंग से इलाज हुआ तो हम सफदरजंग रेफ़र कर रहे हैं। फिर भी मेरा मन नहीं माना, मैं SHO थाने लेके गया भाई को। SHO थाने वालों ने भी मुझे वहाँ से भगा दिया कि सब कुछ हो चुका है, तू लेके जा इलाज कर, बाकी सब बात की बात है। मतलब प्यार से बोल दिया कि सब अपने भाई को बचा। पहले मैं अकेला अपने भाई को एम्बुलेंस में डाल के वहाँ से बीके से सफदरजंग ले गया। सफदरजंग जाते ही वो पेपर दिखाए, भाई की कंडीशन उन्होंने देखी। मेरा भाई एम्बुलेंस से खुद उतरा, ऐसा नहीं है कि मैं उसे गोद में उठा के ले जा रहा हूँ, खुद उतरा वो। इमरजेंसी में जा करके उन लोगों ने उसकी पूरे शरीर की फर्स्ट एड दोबारा से की, फिर उसको भर्ती किया। हाँ, डॉक्टर ने ये बात बोली थी कि इलाज के दौरान कई बार कंडीशन ख़राब हो जाती है तो पेशेंट मर भी जाता है, पर मेरे को उसके शरीर की हालत देखे, क्योंकि जो बंदा खुद उठा है खुद जा रहा है, मैं कहा ऐसा कुछ नहीं हो सकता। 2 दिन उसका इलाज चला वहाँ पे। दूसरे दिन चतुर्भुज वहाँ पे बयान लेने के लिए आए थे। मैंने चतुर्भुज को बोला कि मेरे भाई की इस टाइम कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो कुछ बोल भी सके, उसका एक हाथ बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है। उन्होंने मुझसे बोला कि हम तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक होगा, 14,000 रुपये लगूंगा, तेरा सारा काम बढ़िया कर दूंगा, टेंशन मत ले, जो तू कहेगा वो लिखूंगा। मैंने कहा जी मैं 14,000 रुपये की। फिर मैंने उनसे हाथ जोड़ा, मैं कहा जी मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मैं सरकारी अस्पताल में क्यों लाता अपने भाई को? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अच्छे हॉस्पिटल में अपने भाई का इलाज कराता जो इतनी क्रिटिकल कंडीशन में। तो उन लोगों ने फिर जब देखा कि कोई बात नहीं बनने वाली, मेरे को ICU में से बाहर भगा दिया। मेरे भाई को अंदर बयान लेने लगे उसके, मैं बाहर था उस टाइम पे। जब वो चतुर्भुज जी बयान लेने के लिए गए थे, उससे पहले हॉस्पिटल की पुलिस उनसे मिल गए, जो हॉस्पिटल के डॉक्टर से उनसे भी मिले। मिलने के बाद फिर भैया भाई के बयान लिए, मेरे सामने नहीं लिए। मैंने जब अंदर जाके पूछा चतुर्भुज जी के जाने के बाद, मैं क्या हुआ? कहता भाई मेरा ये हाथ काम नहीं कर रहा था, मुझे डरा धमका रहा था, तू अभी यहाँ पे पड़ा हुआ हॉस्पिटल में, अभी तेरे को यहाँ से उठा के ले जाऊँगा और जब रिमांड रूम में डालूंगा, मारूंगा पीटूंगा, तू अपने आप ठीक हो जाएगा। मेरा भाई डर गया था, तो उसका जो हाथ काम नहीं कर रहा था उसी का अंगूठा लगवा के एक पेपर पे और अपने आप कुछ लिख करके जो भी लिखना था उसे ले गया। ये उसके भाई के बयान थे। फिर मैं जब अंदर गया, मेरे भाई से पूछा मैंने क्या हुआ, तो मेरा भाई बता रहा कि ऐसे ऐसे मुझसे अंगूठा लगवाया, जो मैं बोल रहा हूँ वो तो उसने कुछ लिखा ही नहीं। फिर मैं पुलिस वाले के पास दोबारा गया, मैंने कहा सर ये तो कोई बात नहीं हुई कि अगर मैं अब अभी आपको रिश्वत दे देता तो आप जो मैं कहता वो लिखते। एक मेरा भाई है जो इतनी कंडीशन में है, कल को इसी के यही बयान आगे तक जाएंगे, इन्हीं बयानों के जरिए ये इसको न्याय मिलेगा, और आप वो ही नहीं लिख रहे हो तो ये न्याय कैसे मिलेगा इसको? उसके बाद वो पुलिस वाला वहाँ से चला गया। बयान की कॉपी भी नहीं दी हमने, बयान की कोई कॉपी भी नहीं दी, अब तक कोई सबूत नहीं मिला। फिर जब वहाँ से जब मेरे को लगा कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करने वाली, तब मैं ये कमिश्नर विंडो, CM विंडो और SHO के पास कोर्ट में टाइप करवा के देने के लिए दिल्ली से फरीदाबाद आया। जब मैं फरीदाबाद आया तो मैंने कोर्ट में टाइप करवाया। टाइप करवाने के बाद CM विंडो पे मैंने कंप्लेंट दे दी थी और कमिश्नर विंडो पे मैंने दे दी थी और CM विंडो बंद थी। तो फिर मैं वहाँ से SHO के पास जाने वाला था। SHO के यहाँ पहुँचा तभी मेरे भाई का फ़ोन आ गया कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर मैं वहाँ से थाने की तरफ भागा कि फटाफट इसको दे करके और हॉस्पिटल पहुँच जाता हूँ। फिर इतने में इसकी खबर आई कि वो डेथ हो गई उसकी। फिर मैंने SHO से मिला, मैंने कहा ये मेरी कंप्लेंट है। उन्होंने फिर मेरी कंप्लेंट नहीं ली, वो कंप्लेंट मेरे पास अब भी पड़ी है। फिर उसके बाद मैं वहाँ से हॉस्पिटल भागा। क्या बोल दिया? वहाँ पे SHO साहब नहीं थे, उन्हीं के जो नुमाइंदे थे, उन्होंने बोला कि इसकी जो कंप्लेंट हो रखी है
आप जाओ उसका इलाज करो, हम अपने आप कार्रवाई कर रहे हैं। हम जब तो जहाँ तेरा भाई जला था वहाँ पे हमने बयान ले लिए थे, ये कर लिया था वो कर लिया था, हमने खुद लिखा हुआ है, तेरी उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो उसके बाद फिर वहाँ से भगा दिया। फिर मुझे जब देखा कि मेरा भाई दर्द कर गया तो मैंने वहाँ से, मेरे को ज़्यादा मूड नहीं मारा, मैंने वहाँ से भाग लिया। हॉस्पिटल जाके देखा तो फिर उसको मोर्चरी में रखवा रहे थे। मैंने पूछा मेरे भाई की बॉडी तो दे दो कम से कम, उन्होंने कहा कि नहीं आज नहीं मिलेगी, लेट हो गया है, कल मिलेगी बॉडी। जब अगले दिन बॉडी मैं लेने के लिए गया, मैं रात को वहीं रहा, बाकी परिवार को मैंने वहाँ से भेज दिया। मेरी माँ बहुत रोई वहाँ पे। फिर मैं वहाँ से सुबह को भाई को वहाँ से लेकर आया, फिर उसके बाद वहाँ से ला के मैंने उसका अंतिम संस्कार किया घर पे। कई लोगों ने कहा कि सुभाष चौक पे ले जाके प्रदर्शन करो, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद उसकी बॉडी की बहुत बुरी हालत हो गई थी, तो मैंने उसका फिर अंतिम संस्कार ही करना ठीक समझा। एक्चुअल में इसमें कहाँ देख रहे हो, कहाँ कमी अभी तक महसूस हो रही है जो न्याय की अगर दरकार लगा रहे हो, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तो सर इसमें ये बात है सर कि एक तो अगर किसी इंसान से कोई गलती हो जाती है, इतनी बड़ी गलती नहीं थी, मैं मानता हूँ वो किसी की इज्जत है, मेरी भी बहन के साथ कोई ऐसे करेगा तो एक जगह पे आके रजामंदी हो जाती है। अगर आप नहीं भी चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप हमसे कंप्लेंट कर दे, इतनी इस गलती की सज़ा मौत तो नहीं होनी चाहिए थी। फिर जब मैं कंप्लेंट दे रहा हूँ तो फिर मेरी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। मेरा भाई गुजर गया, 3 महीने हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तो मैंने वकील साहब से मिलकर एक केस डाल दिया है जिसके थ्रू थोड़ा बहुत ये हो रहा है, वरना पुलिस ने तो मेरे को बिल्कुल ऐसा समझ लिया कि कोई गली में चढ़ता हुआ जानवर है, मर गया क्या हो गया। तो अपने आप को जो इस तरीके से आज मीडिया के सामने प्रेजेंट किया, क्या चाहते क्या हो? सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई को न्याय मिले, और जो लोग कार्रवाई ना कर रहे हैं वो कार्रवाई करें, उन पर कोई वो देखें, कम से कम कुछ कार्रवाई नहीं हो रही सर, कुछ कार्रवाई हो जाए अगर इसके थ्रू। आप एक बात नोटेड किए हो कि लड़की भी कह रही है कि मेरा भी यहाँ पे बचना सही नहीं है, बच नहीं पाएंगे, तो क्या इसका कोई प्रमाण सबूत है, रखे हो, कुछ चीज बता पाओगे जाके लोगों को हो ये यकीन कि हाँ जो आप कह रहे हो दम है? फ़ोन में वीडियो है, इसमें आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन ये लड़की इस वीडियो में यही कहना चाह रही है कि मैं सेफ़ नहीं हूँ, मुझे फरीदाबाद बुलाया जाए, जब मैं फरीदाबाद आऊँगी। छिप के इसने ये वीडियो बनाई है, ये वीडियो अपने घर वालों से छुप के इसने बनाई है। मेरे घर वालों को पता लग गई तो हो सकता है ये वाली वीडियो मेरी लास्ट वीडियो मुझे भी मार दे, क्योंकि या फिर मेरी वीडियो नहीं। मैं उनके खिलाफ अच्छा, ये लड़की ने वीडियो कहाँ वायरल की थी? ये वीडियो एफबी पे ही वायरल की थी, और हमारे किसी फ्रेंड के पास पहुंची, जैसे मार्केट में गई तो उन्होंने, जैसे जिसको पता है कि हमारे साथ ये हादसा हुआ है, उसने ये वीडियो डायरेक्ट हमारे पास सेंड की थी। जी, मामले को इन्होंने विस्तार से बताया कि क्या घटनाक्रम था। इस मामले में आप क्या देखते हैं, क्या पुलिस कर्मियों द्वारा इस तरह का रवैया या प्रशासनिक व्यवस्था में आदमी अगर कोई दलील दे रहा है तो क्या न्यायिक व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है कि आदमी की सुनी ना जाए? देखिए कहीं ना कहीं कंप्लेंट हमारी जो प्राथमिक अधिकारों में से एक आता है कि पुलिस या विभाग में अगर आप कोई भी दरख्वास्त लेकर जाएं तो उस पर आपकी दरख्वास्त को दर्ज किया जाए। बिल्कुल ये भी नहीं हुआ तो किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए कहीं ना कहीं जैसे हमारे क्लाइंट ने अभी बताया कि उनसे पैसों की मांग की गई, अगर हम इस तरीके से इस नज़रिए से देखें तो इसमें स्पष्ट है कि पुलिस ने कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार तो किया ही है, वरना किसी भी व्यक्ति के साथ कोई छोटी से छोटी वारदात भी होती है तो 154 सीआरपीसी में तुरंत प्रभाव से एफआईआर करने की डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की है, और सुप्रीम कोर्ट ने ललिता बनाम उत्तर प्रदेश में क्लियर किया है कि पुलिस को मुकदमा दर्ज करना होगा। और यहाँ पर तो पुलिस के हायर ऑफिशियल्स को भी कंप्लेंट दी गई है, सीपी साहब को भी कंप्लेंट दी गई है। 154(3) सीआरपीसी के अंतर्गत सीपी साहब को चाहिए था पहले मामले में एफआईआर दर्ज करवाई जाए, उसके बाद कोई इन्वेस्टिगेशन हो। यहाँ पर एक व्यक्ति जल जाता है, पुलिस ऑफिसर्स वहाँ खड़े होकर के उसका बयान ले रहे हैं या फिर उसके बयान अपने हिसाब से लिख रहे हैं, जबकि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अभी वो बयान देने की स्थिति में नहीं है तो उसका बयान लेना ही जायज़ नहीं था। फिर भी उनसे बयान लिए जाते हैं और फाइल को बंद करके रख दिया जाता है। 4 महीने से कोर्ट में हर डेट पे आकर के वो टाइम लेते हैं कि अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर आप 4 महीने से एक छोटा सा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर शायद आप सब इंस्पेक्टर की रैंक तक या तो रिश्वतखोरी करके ही आए हैं या फिर प्रशासनिक अधिकारियों से आपने अपना दबाव बना रखा है किसी भी तरीके का। प्रबंध तो कानून ने पूरा किया गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फरीदाबाद पुलिस आजकल कानूनों को ताक पे रख के काम कर रही है, क्योंकि 154 सीआरपीसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन है मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, जिसकी मान्य नहीं कर रही पुलिस। उसके बाद 154(3) के अंतर्गत सीपी साहब ने भी उस एप्लीकेशन को रिसीव करके रिसीविंग तो दे दी, लेकिन अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। 156(3) में हमें 4 महीने हो गए, कोर्ट इस मामले का संज्ञान ले चुका है, कोर्ट हर तारीख पे बुलाता है, लेकिन पुलिस आरोपी पक्ष को बचाने के लिए हर बार एक नई तारीख का बहाना लगा करके टाइम लेकर के चली जाती है कोर्ट से। हर बार पुलिस का एक ही कहना है कि इसमें भी इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं, एटीआर कंप्लीट नहीं है, आरोप
आरोपी पक्ष जगन्नाथपुरी घूमने गया हुआ है। एक व्यक्ति जिसके ऊपर हत्या का आरोप है वो जगन्नाथपुरी घूमने गया है, इसलिए पुलिस उसको परेशान नहीं करना चाह रही या उसको बुलाना नहीं चाह रही, जबकि पुलिस को चाहिए कि उसके ऊपर हत्या का आरोप है, उसे खुद वहां जाकर के गिरफ्तार करके लेके आए। और कंप्लेंट में पुलिस को ऐसी पावर है कि पुलिस ऐसा कर सकती है। अपने क्लाइंट को क्या एश्योर किया है आपने इसके जरिए? देखिए, मामला न्यायालय में है और न्यायालय में कोई भी मामला जाता है, ये तो भारतीय न्याय व्यवस्था इतनी अच्छी है कि न्यायालय हमेशा कहता है न्याय परमो धर्मो और सत्यमेव जयते। तो कोर्ट से तो न्याय होगा ही और जो भी चीज़ें होंगी वो निकल के आएंगी। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी हम जल्दी एक और मामला आईपीसी की धारा 166 के अंतर्गत इसमें एसआई चतुर्भुज के अगेंस्ट दायर करवाने वाले हैं। यदि 2 दिसंबर को चतुर्भुज सब इंस्पेक्टर अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट नहीं करते हैं तो हम कोर्ट के माध्यम से आईपीसी की धारा 166 के अंतर्गत चतुर्भुज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे।